अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अक्सर लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल लगता है और सही भी है, क्योंकि आईकैप की अजम्पशन है इस चैप्टर के अंदर के बहुत सारा डाटा जो कि आगे जाके आप एमएफए में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, कॉस्ट में पढ़ेंगे, नॉट इवन जस्ट इन कैफ बट ऑल्सो एट CFAP लेवल। उनकी ये अजम्पशन है कहीं कि आपको ये सारी बातें ऑलरेडी कुछ नॉलेज में है। तो यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आईकैप ने इस चैप्टर को डिज़ाइन करते हुए ये एक प्राइम अजम्पशन ले ली है कि आप में से बहुत सारे बच्चे एटलीस्ट ICOM या BCom करके आए हुए हैं, और उसी बेस के ऊपर उन्होंने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें डालती हैं जो कि आपके लेवल के ऊपर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में आपको दिक्कत पेश आ सकती है। तो इसी चीज़ के चलते हुए मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। हम स्लाइड से शिफ्ट हो गए हैं जस्ट फॉर दिस चैप्टर ऑन वन नोट, और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपने इस चैप्टर के लिए एक नोटबुक, रजिस्टर, पेन, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें हमने पास रखनी है ताकि सारी चीज़ों को साथ साथ आप नोट डाउन भी कर सकें। एंड इफ़ इट्स पॉसिबल, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस वन नोट का PDF कन्वर्ट करके भी आप तक पहुंचा दूंगा, इफ़ इट इज़ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल ऑन माई साइड। शुरू करते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है भी तो आपने अज्यूम कर लेना कि वो भी आपको फ़िलहाल नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मेरा कैमरे की तरफ इंट्रैक्शन कम होगा क्योंकि मेरा फोकस लिखने पे होगा, तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है? ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट एनी कंपनी, इन एनी कंपनी, हम लोगों ने शुरू में देखा था कि बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। हमारे पास सेल्स का एक डिपार्टमेंट होता है, हमारे पास परचेजेस का एक डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, HR का एक डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स का एक डिपार्टमेंट होता है, उसके अलावा यू कैन से IT का एक डिपार्टमेंट होता है। इन सब डिपार्टमेंट्स के बीच में एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होता है जो कि इन सब को इकट्ठा करके रखता है, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि माना जाता है कि इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स। एक ऐसा फंक्शनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंट्स इससे किसी न किसी तरीके से लिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके सर्वाइवल के बगैर इनका चलना पॉसिबल नहीं है। एंड दैट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज फाइनेंस डिपार्टमेंट। दैट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो बेसिकली इफ आई हैव टू डिफाइन व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंस, तो मैं ये कहूँगा मैनेजिंग द फंड्स ऑफ कंपनी। Managing the funds of company, it is finance. अकाउंटिंग में और फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़र्क होता है। बहुत सारे बच्चे इसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को एक ही जैसा समझते हैं, मगर यहाँ पे डिफरेंस है। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग है डेली ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग,
उसके बाद लेजर मेकिंग, लेजर से ट्रायल मेकिंग, और ट्रायल से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। by using accounting standards। मगर फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज somehow different। फाइनेंस इज मैनेजिंग द फंड्स ऑफ द कंपनी। यहां पे आप कंपनी चलाने में हेल्प करते हैं। हर डिपार्टमेंट पैसे का मोहताज है, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एचआर हो। हर डिपार्टमेंट ने उस वक़्त चलना है जब उसकी जेब में पैसा होगा। मगर पैसा कहाँ पे पड़ा होगा? सर, पैसा पड़ा होता है हमारे इन फाइनेंस वालों के पास। पैसा कहाँ पे होता है? फाइनेंस वालों के पास पड़ा होता है। इट इज़ द फाइनेंस सेक्टर who is to decide whether funds should be given or not। फाइनेंस वालों ने ये फैसला करना होता है कि क्या हम फंड्स दें या फंड्स ना दें। तो अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट से हैं तो आपको सेल करने के लिए जो खर्चा करना है आप फाइनेंस के पास जाएंगे। परचेज डिपार्टमेंट में है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, फिनिश गुड मंगवानी है, फाइनेंस के पास जाएंगे। प्रोडक्शन में है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, मशीनरी मंगवानी है, इक्विपमेंट मंगवाना है, फाइनेंस के पास जाएंगे। मार्केटिंग में है, मार्केटिंग के लिए खर्चा करना है, वो खर्चे के लिए पैसे चाहिए, फाइनेंस के पास जाएंगे। एचआर सैलरीज पे करनी है, फाइनेंस के पास जाएंगे। अकाउंट्स, इन तमाम चीज़ों की पेमेंट के लिए फंड्स चाहिए, फाइनेंस के पास जाएंगे। आईटी, एक नया सेटअप लगाना है, नया सॉफ्टवेयर बनाना है, फाइनेंस के पास जाएंगे। तो यू कैन से फाइनेंस डिपार्टमेंट इज टेक्निकली न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस ऑफ कंपनी, जिसको लीड करता है, हेडेड बाय CFO, जिसको हम कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फाइनेंस डिपार्टमेंट को लीड कौन करता है? CFO करता है लीड, जिसको हम कहते हैं इट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो फाइनेंस ने ये फैसला करना है कि क्या पैसा देना चाहिए या नहीं, और ये भी डिसाइड करना है व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ फंड्स, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर शॉर्ट रन में कितना पैसा आएगा, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा आएगा वर्सेस लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे आएगा, क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे कैसे पैसा आ सकता है, किसने फैसला करना है? फाइनेंस वालों ने फैसला करना होता। तो इनका जो मेन काम है, द मेन वर्क ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग्स करनी है, इन्होंने बजट्स बनाने हैं ऑफ कंपनी, इन्होंने इन बनाए हुए बजट्स को कंपेयर करना है एक्चुअल
खर्चों के साथ इन्होंने कैश फ्लोज देखने हैं, कैश फ्लोज को मैनेज करना है। इन्होंने मूवमेंट देखनी है, इन्होंने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, तब जाके कंपनी ऑपरेट कर पाएगी इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अगर मुझे कंपनी को इफ़ेक्टिव बनाना है, एफिशिएंट वे में परफॉर्म करवाना है, तो मुझे एक अच्छा फाइनेंस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक अच्छा ट्रेजरर मुकर्रर करना पड़ेगा। जिस तरह गवर्नमेंट में होता है ना फाइनेंस मिनिस्टर्स, इस तरह कंपनीज के अंदर पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसके पास पैसा है और जिसने कंपनी को उस पैसे से चलाना है। तो ये है पूरी साइंस ऑफ दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कभी ज़िंदगी में कि बच्चों ये बताओ कि आपके नज़दीक व्हाट is the main role of CFO या हेड ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस डायरेक्टर या पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये क्या काम करता है, ये क्या क्या काम करते हैं? तो आपने कहना है सबसे पहले तो ये एक कोशिश करते हैं कि सूटेबल लेवल ऑफ बैलेंस क्रिएट कर सकें बिटवीन शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म इज लेस देन अ ईयर, और लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर। डे टू डे खर्चों के लिए कैश की मूवमेंट, कैश को मेंटेन, एडिक्वेट कैश चाहिए होता है, तो मेंटेनेंस या मेंटेन करें एन एडिक्वेट लेवल ऑफ कैश टू रन ऑपरेशंस डेली बेसिस के ऊपर। उसके बाद एक बहुत बड़ा रोल या काम जो ये लोग करते हैं, दैट इज they should develop। मैं 2 वर्ड लिखने वाला हूँ, आपने सिर्फ अभी इन दोनों को पढ़ना है, परेशान नहीं होना। डेवलप करे सूटेबल बैलेंस बिटवीन equity and debt। They should develop suitable balance between equity and debt। ये 2 वर्ड्स हैं। तो equity क्या है और debt क्या है, सुन लें, फिर उसको रिपीट करते हैं। equity basically is portion of company, कंपनी का वो हिस्सा अगेंस्ट विच, जिसके अगेंस्ट फंड्स आर रेज्ड। यानी कि कंपनी के हिस्से बेच के जो पैसे कंपनी कमाती है, अपने शेयर्स बेच के, अपने स्टॉक को बेच के, वो है इक्विटी, वो है इक्विटी। और डेट क्या है?
कंपनी जो बोरो करती है, जो उधार लेती है, डेट इज बेसिकली उधार, बोरो, what you are borrowing from the company to run the operations। तो इसके दरमियान एक सूटेबल बैलेंस रखने की कोशिश करती है हर कंपनी कि ना उसकी एक्विटी इतनी ज़्यादा डाइल्यूट हो, ना उसकी एक्विटी इतनी ज़्यादा कम हो, डाइल्यूट हो, और ना ही उस पर लोन इतना ज़्यादा चढ़े, बिकॉज डेट के ऊपर एक और फैक्टर भी आता है, इंटरेस्ट का। उधार के ऊपर सूद देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता, मगर इक्विटी के ऊपर देयर इज नो इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी। इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी। तो ये है फंडा सारा बिजनेस फाइनेंस का। तो अगर मैं इसको रिपीट करूं आपके सामने, नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर कंपनी डिपेंड करती है अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो हर डिपार्टमेंट को चलाएगा, हर फंक्शन को ऑपरेट करेगा इफेक्टिवली। बेसिकली सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंट्स, HR, IT, ये सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर घुसे हुए हैं। ये आर्ट है, होता ना बच्चे आर्ट्स एंड साइंस के बीच में चूज करते हैं, तो ये सारा आर्ट्स है। साइंस कहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे, ये साइंस है। यानी कि सारी लॉजिकल डिसीजंस, कैश को लेके, फंडिंग्स को लेके, पैसा लगाना है नहीं निकालना, कितना लगाना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, कितना निकालना है, इक्विटी से हासिल करना है, डेट से हासिल करना है, डेट पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, कब रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, ग्रॉस मार्जिन कितना है, एबिटा कितना है, GP कितना है, सेल्स कितनी हो रही हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सारा काम सिर्फ और सिर्फ हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देखता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देखता है। और हर फंक्शन को, चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, अकाउंट्स हो, HR हो, IT हो, किसी भी फंक्शन के ऊपर ये लाजिम है कि जब वो पैसे की डिमांड करने आए फाइनेंस के पास, तो उसको बाकायदा जस्टिफाई करनी चाहिए नीड के उसको पैसा क्यों चाहिए। तो एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू जस्टिफाई, एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू जस्टिफाई द नीड कि भाई अगर पैसा चाहिए तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों चाहिए पैसा, वो नीड आपको बतानी पड़ेगी। ट्रांजैक्शंस कौन रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटिंग वाले, थ्रू TPS, याद है, फिर उससे MIS बनेगा एंड एटसेट्रा। मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और कैश फ्लो मैनेजमेंट करनी है। कितना कैश कंपनी के पास है, कितना उसको फ्यूचर में चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। आप लोगों ने अक्सर इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट बनाई होगी, हम भी बना देते हैं। एक कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं आपके सामने, इफ आई एम टू मेक अ बैलेंस शीट, तो मेरे पास एक साइड पे आते हैं एसेट्स और एक साइड पे आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी। और आपको पता है कि एसेट्स एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, एक होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट को हम लोग फिक्स एसेट्स भी कह देते हैं, ये होते हैं फिक्स एसेट्स। तो
नॉन करंट में हमारे पास कौन से एसेट्स आएंगे? हमारे पास वो एसेट्स होते हैं जो कि हमें 1 साल से ऊपर का बेनिफिट देते हैं, ये परमानेंट नेचर के होते हैं, हमें मोर देन 1 ईयर। इसी तरह जो करंट है, करंट ये आप कह सकते हैं कि कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं इनटू 1 ईयर, यानी कि आप इनको 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। विद इन एन ईयर आप इसको आसानी से कैश में ले आते हैं। फिर हमारे पास आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी का की साइड। पहले बात करते हैं लायबिलिटी की। तो यहाँ पे भी हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट क्या है? वो ऑब्लिगेशंस जो कि ड्यू हैं फॉर मोर देन अ ईयर, मोर देन 1 ईयर, ये ड्यू है 1 साल से ज़्यादा, आपने 1 साल से ऊपर इनको पे बैक करना है। करंट विद इन 1 ईयर, यानी कि वो ऑब्लिगेशंस ड्यू विद इन 1 ईयर। एंड देन हमारे पास आता है इक्विटी पोर्शन, इसको अलग से ऐड करेंगे। देन वी हैव इक्विटी पोर्शन। इसमें शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, कुछ रिजर्व्स आते हैं, और ये हमारे पास इक्विटी का टोटल आ जाता है। फिर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके एक ग्रैंड टोटल बनाएंगे जो कि इक्वल होना चाहिए इसके ग्रैंड टोटल के साथ। तो हम कहते हैं कि जनाब जब लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, तो जो आपकी बैलेंस शीट है वो टैली हो जाती है। चलें लेट्स से कर लेते हैं। ये हैं 800 रुपये के, ये है 600 रुपये का, तो ये 1400। शेयर कैपिटल था 100 रुपये का, प्रीमियम कुछ भी नहीं है, रिटेन अर्निंग 50 है, रिजर्व 50 के खड़े में, 200 ये हो गया, 200 ये हो गया जनाब। तो नॉन करंट लायबिलिटी है मेरे पास लेट्स से 700 रुपये की, 900 हो गया। 900 में क्या ऐड करें जो आ जाए हमारे पास 1400, 100, 200, 300, 400, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 500 रुपया मेरे पास करंट लायबिलिटी में अगर मैं ऐड करूं तो ये इस तरीके से बैलेंस शीट मेरी इक्वल टैली होनी चाहिए। ये जो भी हमने ऊपर बात की थी ना डेट की, ये डेट फॉर एग्जांपल आपने लिया एक लोन फ्रॉम अ बैंक, और ये लोन है, ये आप साल के साल रीपे कर रहे हैं और 5 साल का लोन है, साल के साल रीपे हो रहा है और 5 साल का लोन है। तो ये कहाँ पे दिखाएंगे इन बैलेंस शीट? ये आप दिखाएंगे इस पोर्शन में। जिस साल का बिल्कुल नेक्स्ट ईयर पे होगा वो करंट में आ जाएगा, और उसके अलावा जितने भी साल बच रहे हैं वो नॉन करंट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगले साल पे करना है 100 रुपया, और अगले 4 सालों में मुझे पे करना है 600 रुपया। तो इस तरीके से इसकी प्लेसमेंट होगी। इमीडिएटली पेएबल इन द नेक्स्ट ईयर आ जाएगा करंट के अंदर, और उसके अलावा मैंने जितना पे करना है ओवर द ईयर्स वो आ जाएगा नॉन करंट के अंदर। सो दिस इज हाउ
This is how we classify. This is how we tend to classify it. तो सर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली अब आजकल सिर्फ अकाउंटिंग को डील नहीं करता, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, फाइनेंस वालों ने आपको फोरकास्टिंग बना के देनी है, फाइनेंस वालों ने रिस्क ट्रेड का ट्रेड ऑफ देखना है। एक हम लोग ट्रेड ऑफ की बात करते हैं, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये देख ले क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। रूल ये होता है, हायर द रिस्क मोर द रिटर्न, lower the risk lower the return. Let me give an example of this. ये एक बंदा है, let's say he's a guy, और इसको लोन चाहिए अपनी शॉप के लिए, दुकान के लिए लोन चाहिए, एंटरप्रेन्योर है। ये गया बैंक के पास, बैंक से कहा लोन दो, बैंक ने कहा सॉरी वी डोंट ट्रस्ट यू, हम लोन देंगे मगर उनको देंगे जिन पे हमें भरोसा है, एतबार है, यकीन है, हमें पता है कि वो हमारा पैसा लेके नहीं भागेंगे, रिस्क कम है। तो जो कि रिस्क कम है, हम उनसे लेट सपोज चार्ज करते हैं मार्केट रेट विच इज़ 8%। तो उसने कहा यार मुझे भी दे दो, मैं भी तुम्हारा पैसा लेकर नहीं भागूंगा, मेरे में क्या मसला है। उसने कहा तुम्हारा एतबार नहीं है, तुम्हारे फाइनेंशियल्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑडिट नहीं हुआ, तुम्हारी शॉप है, जब मर्जी बंद करके भाग जाओ, हमें क्या गारंटी कि तुम हमारा पैसा टाइम पे वापस भी कर दोगे, हम तुम पे कैसे यकीन करें, हाउ वुड वी ट्रस्ट यू। तो एंड में क्या होगा, ये भाई साहब जिनको वाकई में नीड है, ये इस बैंक के चक्कर बार बार लगाएंगे, लगाते रहेंगे। बैंक बेसिकली इसकी हसल चेक कर रहा है कि क्या वाकई में इसको पैसों की ज़रूरत है या नहीं है। और लेट्स सपोज बैंक ने कहा कि हाँ वाकई में है मगर रिस्क भी है, तो बैंक क्या करेगा, इसको लोन देगा एट अ हायर रेट, लेट्स से 12%। बैंक ने कहा देखो बाकी तो कोई तुम्हें लोन देने को तैयार है नहीं, चलो हम दे देते हैं मगर हमारा रेट ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हम तुम्हारे पे पैसा लगा रहे हैं, जब तुम्हें कोई पैसा नहीं दे रहा हमारा रिस्क है, पैसा चल भी सकता है और डूब भी सकता है, तो अगर मैं हाई रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे फिर बाकियों से ज़्यादा रिटर्न भी तुमसे चाहिए। तो अब वो 8% वाली कहानी तुमसे नहीं है, तुमसे मैं लूँगा 12%। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते जाओ, अपनी कंपनी का स्कोप बढ़ाते जाओ, तुम्हारा ये रेट कम होना शुरू हो जाएगा, इट विल बी बैक टू 8% और इवन लेस। मगर कब, जब रिस्क का लेवल गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो जनाब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है बेसिकली इन्होंने क्या करनी है, इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग्स करनी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में देखना है और फाइनेंसिंग करनी है। पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, कितना कितना इस्तेमाल होगा, हर डिपार्टमेंट का क्या बजट होना चाहिए, सेव कितना करना है, डिविडेंड कितना पे करना है, अगले साल का क्या परफॉर्मा होगा, ये सारी चीज़ें किसने सोचनी है, ये सारी चीज़ें सोचनी है इन फाइनेंस के लोगों ने। जी अब यहां पे आपकी बेस डेवलप हो गई है, तो आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को कवर करने के बाद किताब का यूनिट 1 उसके अंदर 1.1 अब आप आसानी से पढ़ सकते हैं।
1 और आगे 1.1। अब चलते हैं 1.2 विच इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि दो ही तरीके हैं जहां से कंपनी पैसा बनाती है, जहां से कंपनी ने पैसा बनाना। एक डेट फाइनेंसिंग और एक इक्विटी कैपिटल या इक्विटी फाइनेंसिंग। एक होती है डेट फाइनेंसिंग और एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग। सिंपल है। डेट फाइनेंसिंग क्या है? डेट फाइनेंसिंग इसके आपकी कंपनी है, कंपनी ए, इस कंपनी को लोन चाहिए। ये कंपनी लोन हासिल करने के लिए जाएगी एक बैंक के पास, बैंक से कहेगी कि भाई लोन दे दो। क्या दे दो? लोन दे दो। बैंक कहेगा आओ लोन ले लो। तो बैंक इस कंपनी को लोन दे देगा। लेट से लोन है 100 मिलियन का। मगर क्या लोन ऐसे दे दिया जाएगा? नहीं। बैंक कहेगा 10% का इंटरेस्ट भी मैं तुमसे लूँगा जब तुम ये लोन मुझे रिटर्न करोगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 साल के लिए 100 मिलियन का लोन दिया इस बैंक ने इस कंपनी ए को एट 10% इंटरेस्ट रेट। अगर मैं सिंपल मैथ करूं तो 100 का 10% क्या हो गया? 100 का 10% क्या होगा? 10। लिया कितना है? 100। ये 10% एनुअली है तो 10 इंटू 10। अगर कंपाउंडिंग नहीं हो रही तो 100 मिलियन का मुझे वापस करना पड़ेगा इतना ज़्यादा पैसा। और अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो इदारे पैसा बनाने के लिए उनको पहले पैसा चाहिए भी होता है, जो कि उनके पास इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो या प्राइवेट जाएंगे, बैंक लोन्स लेंगे और ये बैंक उनको लोन दे देता है अगेंस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड। अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट बॉन्ड ये उनको लोन इशू कर देते हैं। यानी कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करवाते हैं कंपनी से जिस पे लिखा होता है कि हम आपसे इतने % पैसा ले रहे हैं, इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इतने टाइम पीरियड के लिए, और हम आपको इस तरीके से इसको वापस करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसके साथ जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बनेगी, जैसे भी बनेगी, जिस फॉर्मूला के तहत बनेगी, वो हम आपको रिटर्न करेंगे। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको ये पैसा ऊपर देना पड़ रहा है, ओवर एंड अबव देना पड़ रहा है, जो पैसा आप बचा सकते हैं अगर आप इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू आए। ये पैसा बचेगा ना, जो आप अलग से सूद दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर आपने इक्विटी बेची हो तो आपको ये इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा।
आप इससे बच जाएंगे। मगर एक फ़ायदा भी होता है। टैक्स की वर्किंग्स के अंदर जब आप अपना टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे ना साल के एंड पे, तो ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया है आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं बतौर एक्सपेंस। यानी कि टैक्स वाले इसको वाकई में एक ख़र्चा मानते हैं और ये ख़र्चा आप माइनस कर सकते हैं अगेंस्ट अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ये ख़र्चा आप माइनस कर सकते हैं अगेंस्ट अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट फाइनेंसिंग बैंक्स के थ्रू भी की जा सकती है और अगर आप चाहें तो आप अवामुन नास से भी पैसे मांग सकते हैं। डेट फाइनेंसिंग बैंक्स से भी हो सकती है और अवामुन नास से भी की जा सकती है। अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो आप उनसे लेंगे लोन और वो लोन क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन, जो कि आपकी बन जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी एंड जो बिल्कुल ही अगले साल में पे करनी है वो क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी। और अगर आपने पब्लिक से पैसा लेना है, मगर पैसा लेना है अपने शेयर्स नहीं बेचने, पब्लिक के पास आप लोग आए हैं फंड्स रेज करने के लिए, पैसा मांगने के लिए आए हैं, तो फिर आपको यहाँ बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे या डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। फ़िलहाल आपके लेवल के लिए मैं इन दोनों को सेम टर्म यूज़ कर रहा हूँ, या बॉन्ड्स होंगे या डिबेंचर्स होंगे। तो आपके लेवल के लिए मैं इन दोनों को सेम कंसिडर कर रहा हूँ। बेसिकली ये एक कागज़ होता है जिस पे कंपनी लिखती है कि मैंने आपसे इतने पैसे बाय किए हैं, उधार मांगे हैं और हम आपको इसके बदले इतने % का इंटरेस्ट देंगे, और जब आपको पैसे वापस चाहिए हो आप एक कागज़ दिखा के अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। अब आते हैं इक्विटी की तरफ। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? Equity financing. Equity financing is basically you are selling your ownership. Selling of ownership to public. मैं कहता हूँ कि एक कंपनी के दो मेजर शेयर होल्डर्स थे, एक ए और एक बी। इसके पास 50% शेयर्स थे और इसके पास भी 50% शेयर्स थे। इन दोनों को पैसों की ज़रूरत पड़ी, यानी कि कंपनी को नीड पड़ी पैसों की, तो इन्होंने आवाज़ लगाई कोई आएगा और हमारी कंपनी के शेयर्स बाय करें। तो सी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया और ई भी आ गया। सी ने कहा मुझसे भी कुछ पैसे लो, डी ने कहा मुझसे भी पैसे लो, ई ने कहा मुझसे भी पैसे लो, मगर उसके बदले मुझे इक्विटी दो। हम लोग डेट पे काम नहीं करेंगे, इक्विटी पे काम करेंगे। सी ने कहा मुझे आपकी कंपनी का चाहिए 10%, डी ने कहा मुझे चाहिए 15%, ई ने कहा मुझे चाहिए 5%। अब जो पहले इनके पास इक्वल थी, अब क्या होगा, अगर सी, डी और ई पैसे देते हैं तो 10 जमा 15 जमा 5, 10 + 15 + 5, ये हो गया 30। अब इनके पास 50-50 नहीं रहेगी इक्विटी, ये इक्विटी 30 से डाइल्यूट हो गई है, पतली हो गई है। पहले एक गाड़ी थी 50-50 इक्वली रैंक कर रहे थे, मगर अब ये 70 पे आ गई कहानी। तो टेक्निकली होगा ये ए के पास 35, बी के पास 35, उसके बाद डी के पास 15, सी के पास 10 और ई के पास 5%। ये अब आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा।
मगर इसमें कोई सूद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इन तमाम शेयर होल्डर्स को साल के एंड के ऊपर डिविडेंड अलग से मिलेगा, यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट की एक परसेंटेज इनको पे की जाती है साल के एंड के ऊपर फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये है इक्विटी फंडिंग, ये है इक्विटी फंडिंग्स। एडवांटेज क्या है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। मगर एक मसला है, यू गिव डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी कमाए हुए पैसों में से अपने इन सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटेगी, एक अमाउंट बांटेगी एज अ प्रॉफिट। और इनके पास वोटिंग राइट्स भी आ जाएंगे। तो अब कंपनी के 2 मालिक नहीं हैं, कंपनी के 5 मालिक हो गए हैं, 2 से बढ़ के 5। क्यों? आपने ओनरशिप एक्सपैंड कर दी है। इसका मतलब है कि जो पहले ए और बी के पास एक मेजर कंट्रोल होता था, अब इनके पास कंट्रोल मेजर नहीं है। अब 5 लोग मिल के फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ये 5 लोग मिल के फैसला करेंगे। ये है इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर आप अपने शेयर्स बेच रहे हैं, सेलिंग ऑफ ओनरशिप टू पब्लिक, सेलिंग ऑफ ओनरशिप टू पब्लिक। फिर इसके अलावा एक और सोर्स भी होता है इसी के अंदर, जिस तरह यहाँ पे आपने देखा ना कि आप बैंक से ले रहे हैं या पब्लिक से ले रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे जब कंपनी ये डिविडेंड वगैरह पे कर देती है ना, तो कंपनी के पास फिर भी एक अमाउंट बचती है, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिविडेंड। सब कुछ पे करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट बचता है, कुछ कमाया हुआ पैसा बचता है, रिटेन कर लेती है, अपने पास रखती है कंपनी अर्निंग्स को। अगर कंपनी चाहे तो इस पैसे को री इन्वेस्ट करके इक्विटी फाइनेंसिंग की जा सकती है। अपना ही पैसा बिजनेस में जब आप दोबारा लगाते हो उसको भी हम इक्विटी फाइनेंसिंग ही कहते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्विटी फाइनेंसिंग। दिस इज इक्विटी फाइनेंसिंग। तो ये भी होता है कि आप अपने शेयर होल्डर से बात करते हो, कहते हो कि यार हम आपको प्रॉफिट नहीं देंगे या डिविडेंड नहीं देंगे, आपको नहीं दे रहे हैं, मगर वो पैसा हम कंपनी में ही दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इसी में फॉल कर जाता है। तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जिस तरह यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म था, तो इक्विटी फाइनेंसिंग भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो टेक्निकली फाइनेंशियल्स कुछ इस तरीके की हमें नज़र आती हैं। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट एक फिगर आती है, आपने देखी होगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप टैक्स को माइनस करते हैं, फिर आपके पास आता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस पैट में से 2 काम होते हैं, डिविडेंड पे होता है और बच जो जाता है दैट इज योर
रिटेन्ड अर्निंग्स, जो बच गया दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर इस सारी बातों को अनफोल्ड किया है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हम लोगों ने स्टडी किए हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक हल्की सी बात और करूँगा और इस लेक्चर को एंड कर दूँगा, दैन पर यही बात हम आगे लेके चलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम लोगों ने बात करनी है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म बोले तो पीरियड नॉर्मली लेस देन 1 ईयर, पीरियड नॉर्मली लेस देन 1 ईयर। आप इसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं, आप इसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं। इवन अगर आपने ये लिया है डेट के केस में, अगर ये आपने डेट के केस में लिया है तो इट विल बी योर करंट लायबिलिटी, इट विल बी योर करंट लायबिलिटी। और नॉर्मली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये फंडिंग या ये सोर्सेस सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। अगर तो वो सिक्योर्ड है, इट मीन्स कि रिस्क का एलिमेंट लो हो गया, तो लो रिस्क के ऊपर लो रिटर्न आता है। और अनसिक्योर्ड है, रिस्क मेरा हाई हो जाता है और रिटर्न भी उसी के मुताबिक हाई होगी। रिस्क ट्रेड ओवर, ट्रेड ऑफ। तो जनाब, रोज़मर्रा के खर्चों के लिए, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से आप कंपनी के एसेट्स बाय नहीं कर सकते, वो आप करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज कि आप डाल दें पैसा इन परचेजिंग रॉ मटेरियल, इन परचेजिंग इन्वेंट्री, या कैश को अपने पास रखें जो कि आप मंथली बेसिस के ऊपर चला सकें और कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकें। डन। या मैं ये कह सकता हूं कि टू बैलेंस, लिख लें, टू बैलेंस अनइवन कैश फ्लोज, टू बैलेंस अनइवन कैश फ्लोज you tend to go for short term financing। आप जाते हैं towards short term financing ताकि आप uneven cash flows को संभाल सकें। ये किस किस तरीके से हो सकती है, बस ये आपको मैं नाम बता दूं और इसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। हमारे पास है 5 तरीके। नंबर 1, ट्रेड क्रेडिट, जिसको आप बड़े प्यार से कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल, आप इसको क्रेडिटर भी कह सकते हैं। देन बैंक लोन्स, बैंक लोन्स। देन कमिटेड लाइन्स ऑफ क्रेडिट। ये क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे सबके ऊपर। देन ऑपरेटिंग लीज,
ऑपरेटिंग लीज और उसके बाद फैक्टरिंग, फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर और अब हम लोगों ने बात करनी है नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।